27 दिसंबर 1958 की ठंडी सर्द रात थी। मियामी एयरपोर्ट रोशनी से जगमगा रहा था। रनवे पर एक विशाल और चमकदार यात्री विमान खड़ा था, डगलस स्टारलाइनर। उस समय यह विमान तकनीक का अजूबा माना जाता था। लंबाई लगभग 100 फीट, पंखों का फैलाव किसी दैत्य के पंखों की तरह और क्षमता 250 यात्रियों तक की। उस रात इसमें सवार थे 209 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल मिलाकर 218 लोग। इनमें बिजनेसमैन, सैनिक, बच्चे, बुजुर्ग और छुट्टियां मनाने जा रहे कुछ पर्यटक भी थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए आसमान के तारों को देख रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले 10 साल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। रात के ठीक 8:13 पर कप्तान रॉबर्ट मिलर ने इंजन स्टार्ट किया। गड़गड़ाहट के बीच जहाज रनवे पर दौड़ा और आसमान में उठ गया। उड़ान की शुरुआत बिल्कुल सामान्य रही। विमान 8300 फीट की ऊंचाई पर लगभग 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। यात्री बातचीत में लगे थे, कुछ हल्की नींद में डूब चुके थे। लेकिन 2 घंटे बाद स्थिति बदलने लगी। अचानक रेडियो पर खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाली आवाज टूट रही थी। कप्तान मिलर ने संदेश भेजा, ये फ्लाइट NC 16002 है। हमें कुछ मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनके मुंह से निकली आखिरी लाइन थी। इसके कुछ ही सेकंड बाद विमान रडार से गायब हो गया। बाहर आसमान अचानक काला पड़ गया। बादलों में बिजली चमकी और देखते ही देखते जहाज एक भयानक तूफान में घिर गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि विमान खिलौने की तरह हिल रहा था। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं, बच्चे रोने लगे, महिलाएं सिसकने लगीं और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। कप्तान मिलर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कंट्रोल सिस्टम जवाब दे चुका था। कंपास पागलों की तरह घूम रहा था, रेडार बंद हो गया था और सारे उपकरण एक एक करके चुप होते जा रहे थे। अब विमान पूरी तरह तूफान के हवाले था। आधे घंटे तक मौत का यह नाच चलता रहा और फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन इंजन ठप हो चुके थे और जहाज तेजी से नीचे गिर रहा था। नीचे नजर दौड़ाई गई तो चारों तरफ सिर्फ नीला समुद्र फैला हुआ था। लेकिन उसी समुद्र के बीच दूर कहीं एक हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। विमान उसी ओर झुकने लगा। उतरने की कोई जगह नहीं थी, बस घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़। जैसे ही जहाज नीचे आया, वह एक विशाल पेड़ से जा टकराया। लेकिन यह टक्कर मौत नहीं बनी। पेड़ की मोटी डालियों ने जहाज को थाम लिया। विमान चरमराया, हिला, लेकिन गिरा नहीं और इस तरह 218 लोगों की जान बच गई। टक्कर के बाद जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई। चीखें, खून और अंधेरा। कई लोग घायल हो गए। कप्तान मिलर का सिर पैनल से टकराया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया। विमान में मौजूद एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड तुरंत हरकत में आ गई और उन्होंने घायलों का इलाज शुरू कर दिया। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर और 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें आई थीं। लेकिन चमत्कार यह था कि इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद ज्यादातर लोग सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे द्वीप पर हैं जिसका नाम किसी नक्शे पर मौजूद ही नहीं था। चारों तरफ अजनबी पेड़ पौधे और घना जंगल था। हर किसी को सबसे पहले प्यास ने परेशान किया। पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था। कप्तान मिलर ने लोगों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह विमान से सामान निकालने में लगा, खाना, दवाइयां और औजार। दूसरा समूह पत्तों और टूटे हिस्सों से आश्रय बनाने लगा। उन्होंने सीटों और धातु की चादरों से एक अस्थायी छत खड़ी कर ली। जैसे ही सूरज डूबा, एक डरावनी रात ने दस्तक दी। हर कोई एक दूसरे से सटकर बैठ गया। बाहर झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाजें, अजीब अजीब चीखें और जानवरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कोई सो नहीं पाया। सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कोई हमें ढूंढने आएगा या हम यहीं हमेशा के लिए फंस गए हैं। अगली सुबह कुछ लोगों ने द्वीप पर भोजन ढूंढना शुरू किया। उन्हें कई तरह के फल दिखे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि कौन सा सुरक्षित है। इसी कोशिश में एक यात्री ने एक अनजान फल खा लिया। कुछ घंटों बाद उसका शरीर तड़पने लगा और उसकी मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी। इस घटना ने सबको हिला दिया। अब किसी को कुछ खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी दौरान एक किशोर लड़का, जिसे विज्ञान में दिलचस्पी थी, अपने चश्मे के लेंस से धूप को केंद्रित करके सूखी पत्तियों पर फोकस करने लगा। घंटों कोशिश के बाद धुआं उठा और अचानक एक छोटी सी लौ जल उठी। लोगों की आंखों में चमक आ गई। यह आग सिर्फ खाना पकाने का जरिया नहीं थी, बल्कि अब उन्हें रात में जंगली जानवरों से भी बचा सकती थी। उस रात पहली बार लोग आग के चारों ओर बैठकर थोड़ा सुरक्षित महसूस कर पाए। विमान में मौजूद इंजीनियर आर्थर वेंस ने टूटा हुआ रेडियो निकालकर उसे ठीक करने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद वह एक कमजोर सिग्नल भेजने में सफल हुआ। यह NC 16002 है, हम मदद चाहते हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बैटरी खत्म हो गई और संपर्क का आखिरी जरिया भी टूट गया। 10 दिन बीत गए, मदद का कोई संकेत नहीं मिला।
तभी 5 लोगों ने हार मान ली। उन्होंने विमान के टुकड़ों से एक छोटी नाव बनाई और चुपके से समुद्र में निकल पड़े। वे फिर कभी वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। बाकी लोगों को यह समझ आ गया कि उन्हें लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा। कप्तान मिलर ने स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। एक टीम रोजाना भोजन और फल ढूंढने जाने लगी। दूसरी टीम आश्रय को मजबूत करने में जुटी रही और डॉक्टर एवलिन बीमारों और घायलों की देखभाल करती रही। धीरे धीरे सभी ने जीना सीखना शुरू किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए। शुरुआत में सबको लगता था कि कोई जहाज आएगा, कोई खोजी दल हेलीकॉप्टर से उतरेगा और वे सब घर लौट जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद की लौ मध्यम होने लगी। मदद कहीं से नहीं आई। हर सुबह लोग समुद्र की ओर देखते और शाम होते होते मायूस होकर लौट जाते। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जीवित रहने के लिए केवल इंतजार काफी नहीं है। उन्हें इस अनजान द्वीप को ही अपना घर मानना होगा। लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए। कोई शिकार पर निकलता, कोई फल फूल ढूंढता, तो कोई पेड़ों की लकड़ियों से झोपड़ी बनाने में जुटा रहता। धीरे धीरे उन्होंने विमान से निकली सीटों, धातु की चादरों और लकड़ी का इस्तेमाल करके एक छोटा सा गांव खड़ा कर लिया। लेकिन जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। रात में जंगली जानवर पास आ जाते। कई बार वे आग की रोशनी देखकर भाग जाते, मगर कई बार दहाड़ते हुए इतने पास आ जाते कि बच्चों और महिलाओं की चीखें गूंज उठती। पुरुषों ने भाले और डंडे बनाए और बारी बारी से पहरा देने लगे। समय बीतने के साथ असली मुश्किल शुरू हुई। बीमारी और भूख। जहाज से निकला खाना कब का खत्म हो चुका था। फल ढूंढने में भी खतरा था, क्योंकि कई बार जहरीले साबित हो जाते। कुछ लोगों के शरीर पर अजीब तरह के चकत्ते पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार चढ़ जाता। एवलिन के पास सीमित दवाइयां थीं, जिन्हें उन्होंने समझदारी से इस्तेमाल किया, मगर हर बार मौत को रोक पाना संभव नहीं था। धीरे धीरे उनका छोटा सा कब्रिस्तान बनने लगा। उसी दौरान द्वीप ने अपने रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू किया। एक दिन कुछ लोग जंगल की गहराई में शिकार के लिए निकले और अचानक पत्थरों के बीच एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी। यह किसी पुरानी इमारत का हिस्सा था। दीवार पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे उन्होंने आसपास देखा, उन्हें खंडहर मिले। टूटी मूर्तियां, पत्थर की सीढ़ियां और एक छोटा सा मंदिर नुमा ढांचा। ये साफ था कि कभी यहाँ कोई सभ्यता रहती थी, लेकिन अब सब उजाड़ था। इस खोज ने यात्रियों की जिज्ञासा बढ़ा दी। कई लोग मानने लगे कि यह द्वीप रहस्यमयी है, शायद शापित भी। रात में जब हवा खंडहरों से टकराकर अजीब आवाजें निकालती, तो लोगों का डर और बढ़ जाता। लेकिन कुछ लोग इसे अवसर मानते। उन्होंने खंडहरों के पत्थरों से मजबूत झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ बच्चों ने नई दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया। वे जंगल में दौड़ते भागते, पेड़ों पर चढ़ते और समुद्र किनारे खेलते। उन्हें अब शहर की गलियों की कोई याद नहीं थी। उनके लिए यही द्वीप असली घर बन चुका था। वहीं बड़े लोग हर रोज सभ्यता की याद में आंसू बहाते। धीरे धीरे द्वीप पर राजनीति भी जन्म लेने लगी। कप्तान मिलर सबको एकजुट रखने की कोशिश करते, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े होने लगे। वे कहते कि मिलर की वजह से वे सब यहाँ फंसे हैं। मतभेद बढ़ने लगे। एक बार तो बात झगड़े और हाथापाई तक पहुँच गई, मगर डॉक्टर एवलिन ने सबको शांत कराया और कहा कि अगर वे आपस में लड़ने लगे तो ये द्वीप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। महीनों बाद जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, अचानक एक सुबह समुद्र किनारे से धुआं उठता दिखाई दिया। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे। दूर क्षितिज पर एक जहाज गुजर रहा था। सबने आग जलाई, कपड़े लहराए और चिल्लाए। जहाज पास से गुजरा, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची। उस शाम हर कोई टूट गया। लोगों को लगने लगा कि शायद ये द्वीप ही उनका अंत है। फिर भी जिंदगी थमी नहीं। समय बीतने के साथ लोग मौसम को समझने लगे, जानवरों का शिकार करना सीख गए और द्वीप की नदियों से मछलियां पकड़ने लगे। उन्होंने खेत जैसा एक इलाका भी बनाया, जहां बीज बोकर खाने लायक पौधे उगाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनका जीवन एक नई लय पकड़ने लगा। लेकिन इस सब के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर यह द्वीप कहाँ है और क्यों यहाँ कभी एक सभ्यता थी जो अब पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसके लिए आपको हमारा पार्ट 2 देखना होगा, जिसके लिए आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं।